एसएलओ नंबर 1 के लिए पैराग्राफ नंबर 1, एसएलओ नंबर 2 के लिए पैराग्राफ नंबर 2, एसएलओ नंबर 3 के पैराग्राफ नंबर 3। गोया आपको एसएलओ में से सवाल आएंगे, आपको पैराग्राफ रखने हैं सारे के सारे। आपका एक ना लम्स में कोर्स है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, और वो सारा रिकॉर्डेड है। और आई थिंक उसमें एक दफा ये हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो चीटिंग कर रहे थे असाइनमेंट्स के अंदर। पूरे कोर्स में टीचर ने व्हाइट बोर्ड के ऊपर 20 क्वेश्चंस जो थे ना वो सॉल्व किए थे, और एग्जाम उन 20 क्वेश्चंस के अंदर में से ही था। क्योंकि ओरल एग्जाम पे एक क्रिटिक ये भी हो सकती है कि रियल लाइफ में आपके ओरल एग्जाम्स कब होते हैं, until unless like पीएचडी का वाइवा है या सो रियल लाइफ असेसमेंट इज मोर अबाउट कि आपको काम कितना आता है। तो हम सोच रहे थे कि ये चीटिंग को कैसे वो रोकेंगे। तो एट द एंड इट टर्न्ड आउट कि जब एग्जाम आया तो हम 10-11 लोग थे, तो सबका एग्जाम अलग था। तो हमने हाँ, कहा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ओके। गुड। सो फीमेस पॉडकास्ट में ये हमारी एपिसोड नंबर 14 है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर है, जो कि एक फिजिसिस्ट हैं और एजुकेशन मैटर्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं। और मेरे साथ दो को होस्ट हैं, हमजा वसीम और दिनार सलीम। तो हमजा, आप पहला क्वेश्चन करें। जी, थैंक यू डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर। पहला सवाल मेरा सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में ही है। तो अब उसको प्रपोज किए हुए और उसको कुछ हद तक इम्प्लीमेंट किए हुए कुछ टाइम गुजर गया है। अब ये मुझे नहीं पता कि आजकल वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या अब उसका कोई नया नाम रख दिया गया है। तो उस पर क्या अपडेट्स हैं, और जो फीडबैक आया था टीचर्स की तरफ से और स्कूल्स की तरफ से, उस पर कोई रिस्पॉन्स आया है गवर्नमेंट का? इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ये है कि इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। इसके ऊपर रिस्पांस भी आए हैं टीचर्स की तरफ से, और बाकी जो लोग सीरियस एकेडमिक्स हैं उन्होंने तो काफ़ी अरसे से रिस्पांस इसके ऊपर देना शुरू किया है, काफ़ी अरसे से इन्होंने इतराज़ात किए हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ अभी तक। बल्कि गवर्नमेंट नई आई थी तो हमारा ये ख्याल था कि ये गवर्नमेंट जो है ये उसको रिवर्स कर देगी, लेकिन हमारी गलतफहमी इस वजह से थी कि ये पता नहीं था कि ये एक्चुअली इमरान खान से पहले वाली गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट कर दिया था, तो ये उनका बेबी भी है। तो वो जो है वो इन्होंने सिर्फ इतना किया कि इसका नाम बदल दिया। सिंगल नेशनल करिकुलम की बजाय इसका इन्होंने नाम नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान एनसीपी कर दिया। तो इस वक्त ये नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान के तौर पे है, लेकिन अंदर कंटेंट उसका जो है वो कुछ चेंज नहीं किया। रिसेंटली प्लानिंग कमीशन में एक मीटिंग हुई थी। उस प्लानिंग कमीशन में मुझे पहली दफा मालूम हुआ सिंगल नेशनल करिकुलम वाज ए मुस्लिम लीग गवर्नमेंट। तो उस की वजह से उन्होंने कहा कि वी वांट टू टेक यू नो एन अकाउंटिंग ऑफ इट कि ये कैसा हुआ, क्या हुआ, ठीक है कि नहीं है वगैरह। तो उस मीटिंग में देयर अबाउट 20 पर्सन्स, और उनमें से सिवाय सरकारी लोगों के बाकी लोगों ने बहुत शदीद तनकीद की थी। ऑन एयर भी थे, ऑनलाइन भी थे कुछ लोग, और कुछ लोग जो थे वो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट भी थे, 20-25 लोग थे उसमें। जो गवर्नमेंट थी उसने प्लानिंग कमीशन के जो लोग थे उन्होंने उसको बहुत गौर से सुना, और उसके बाद उन्होंने नोट्स लिए और हमसे कहा कि आप अपने अपने जो इंटरवेंशन हैं उनको भेजिए हमारे पास लिख के, तो हम इसकी रिपोर्ट भी बनाएंगे। मैंने वो अपने तौर पे तो भेज दिए थे, लेकिन अब तो 2 हफ्ते हो गए उनके पास से कोई बाद में रिपोर्ट नहीं आई है। और मेरा ये ख्याल था कि अब जो हफ्ता आने वाला है, वीक आने वाला है, अब अगला, इसमें मैं उनको पूछूंगा कि भाई क्या हुआ रिपोर्ट का, उन्होंने कुछ कान धरे हैं हमारी बात पे कि नहीं धरे हैं। मेरी जो स्कूलों से जो इनपुट मिली है वो ये है कि रिलीजियस लेसन्स जो हैं, रिलीजियस सब्जेक्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उसकी वजह से स्कूल्स खुद महसूस करने लगे हैं कि बाकी तमाम सब्जेक्ट्स पर से तवज्जो कम और इनकी तरफ तवज्जो बहुत ज़्यादा हो गई है। उन्होंने जो करिकुलम में रखा था कि ये एक इतना क्रेडिट का कोर्स होगा,
उससे कहीं ज्यादा हो गया। वो उनको नजर आया कि जो कुछ उन्होंने उसमें लिखा है उसका टाइम उससे बहुत ज्यादा चाहिए, तो उन्होंने उनके पीरियड्स भी बढ़ा दिए हैं। तो एक लिहाज से ओवरवेल्म कर दिया है रिलीजियस कोर्सेज ने, खासतौर पे नाजरा ने और दूसरे जितने इस्लामियात के कोर्सेज में उन्होंने बढ़ा दिए थे, बहुत सी हदीसें रखी थी और मामलात रखे थे। और फिर अब जब छठी से लेकर और 12वीं तक जो मजीद आगे बढ़ाया उन्होंने, उसमें से छठी से 8वीं तक के कोर्स अभी तक आए हैं, 9वीं 10वीं के कोर्सेज नहीं है। तो उनमें ऐसी चीजें हैं कि जिसका उन्होंने कहा कि ये जो कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ना है, ये उनको तर्जुमे के साथ पढ़ने में, और ये कि काफ़ी ज़्यादा इन 4 क्लासेस में 6, 7, 8, 9 में, नहीं 9 नहीं सॉरी 6, 7, 8 में 3 क्लासेस में इतना ज़्यादा बढ़ गया है वो कि अब उसकी बात बाकी कोर्सेज पर से तवज्जो हट गई है। So there are these negative comments from the practitioners inside schools. लेकिन अब हम तो थोड़े से मायूस हैं इस वजह से हैं कि अब इलेक्शंस हो गए और इलेक्शंस में फिर वही इमरान खान की हुकूमत जो है जीत जाएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वो जीत जाएगी तो वो दोबारा अपने उस प्रोग्राम पे चली जाएगी। जब वो जाएगी तो ये तमाम चीज़ें फिर उसी शिद्दत से उसको पुश करने लगेंगे। वहाँ पे इमरान खान की हुकूमत में कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको हम कन्विंस कर सके हो कि ये आप क्या जो आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये गलत है, इसको ख़त्म कीजिए, वापस कीजिए। हुआ यह है कि कहने को तो ये इनिशिएट किया था मुस्लिम लीग की हुकूमत ने, लेकिन ज़्यादातर हमारी पार्लियामेंट ने, पिछली पार्लियामेंट ने जो इनकी थी पीपल्स तहरीक, जिसमें तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी, उसमें बहुत से एक्ट्स पास हुए पार्लियामेंट से, असेंबली से भी और सेनेट से भी अप्रूव हो गए, जो एक्स्ट्रा रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में थे कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं ये एक किस्म का पार्लियामेंट्री लॉ बन गया है ये कि इनको करना ज़रूरी है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम अब क्या करें, तो हमारे सामने हम मजबूर हैं, हमारे सामने ये चीज़ें हैं, हमें तो करना पड़ेगा क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमारे सामने ये चीज़ें आई हैं और उनके रिवर्स होने के कोई इम्कान नहीं है। तो ये जो पूरा नुकसान पहुंचा है पूरी एजुकेशन को, ये मेरे ख्याल में इट इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉर सम टाइम। मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हेन वी से लाइक रिलीजन की बहुत ज्यादा टीचिंग हो रही है और वो बाकी सब्जेक्ट्स पे जो है वो अटेंशन कम है, within religion be, is it like multiple interpretations that are taught, or there is a dominant perspective that is taught, and is that a problem in masses? नहीं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन का सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इश्यूज वो लिए हैं कि जो कॉमन है, जो जिनके अंदर कोई वो नहीं है, फर्क नहीं है और डिस्प्यूट नहीं है। तो मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जी नाजरा कुरान, अब नाजरा कुरान जो है वो हर बच्चा पढ़ता है, हम सब पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है अपने बचपन में। जो मदरसे हैं वो नाजरा कुरान पढ़ाते हैं पहले 5 साल में, तो एक लिहाज से उनकी जो प्राइमरी है उसके अंदर वो नाजरा कुरान पढ़ाते हैं। जब वो पढ़ाते हैं तो उनके जो टीचर हैं वो इंडिविजुअली हर एक के सामने बैठकर, और उनको नाजरा कुरान पढ़ाने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन ठीक हो और तमाम जितने मखारिज हैं वो सब ठीक हो, और हर चीज़ जो है वो उसी अंदाज में कही जाए जिस अंदाज में असल अरबी ज़बान में है। तो वो साथ बैठ के सुनते हैं और उसके बाद उनकी करेक्शन करते चले जाते हैं। 5 साल तक वो इसके अलावा और चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते, सिवाय इसके कि वो रिचुअल्स की जो ज़रूरत होती है, सूरतें याद करवाना और नमाज के तरीके बताना, वज़ू के तरीके बताना, फलानी दुआ, उसके अलावा और कुछ नहीं करते। यहाँ पर उन्होंने, और वो 5 सालों में पूरे कुरान शरीफ का नाज़िला करवा देते हैं। हमारे पास तो इससे पहले का करिकुलम था, उसके अंदर नाज़िला कुरान था, लेकिन वो सिर्फ
5 या 6 सिपारों पर था कि 5-6 सिपारे पढ़ाए जाए, और उसके बाद इतना जोर नहीं था कि आप इनकी जितनी तजवीज़ वगैरह किस्म की चीज़ें हैं, क़िरात और तजवीज़, क़िरात भी है आजकल, क़िरात और तजवीज़ पे इतना जोर नहीं था। इन्होंने क़िरात और तजवीज़ पे जोर दिया है, और साथ में वो 5-6 सिपारे नहीं है बल्कि 30 सिपारे हैं पूरे पढ़ने। तो जो चीज़ें सोल करिकुलम था मदरसे में 5 साल का, वो यहाँ पे एक पार्ट है 5 सालों के अंदर पढ़ने का प्राइमरी क्लास में। उसके अलावा उनको उर्दू पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़नी है, और तीसरी जमात से साइंस भी पढ़नी है वगैरह वगैरह, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके अलावा है, सोशल स्टडीज़ पढ़नी है, वो सब चीज़ें उसके अलावा हैं। तो ये मैंने खुद स्कूलों में महसूस किया, टीचर जो है परेशान है, कहते हैं कि हम तो किसी और चीज़ के बारे में तवज्जो दे ही नहीं सकते। So it's more of reading Quran, and then the later classes involve interpretation of Quran, या उसके अंदर interpretation का जो है वो वेटेज कम है और रीडिंग का स्टिल वेटेज ज्यादा है? इसके बतदरीज है, देखो ना, 5 प्राइमरी में जस्ट रीडिंग, और सेकेंडरी में 6, 7, 8, 9, 10 इनमें तर्जुमे के साथ पढ़ना, राइट, बल्कि शायद 12 तक ही चला जाएगा तर्जुमे के साथ पढ़ना। और उसके बाद फिर जो ग्रेजुएशन का लेवल है, बीए और एमए का जो लेवल है, उसके अंदर विद इंटरप्रिटेशंस, क्योंकि इंटरप्रिटेशंस का मसला जो है वो बड़ा टेढ़ा हो जाता है। उस वक्त तक इनको अरबी ज़बान बहुत अच्छी पढ़नी पड़ेगी ताकि अरबी में खुद ही समझ सके कि किसी चीज़ का क्या मतलब है, और फिर जो टीचर पढ़ाने वाला है वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि किस चीज़ का क्या कॉन्टेक्स्ट था। राइट। सो व्हाट इज द ऑल्टरनेट दैट जो ग्रुप्स हैं जो कि क्रिटिक कर रहे हैं इस मॉडल को, उनके ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट्स क्या हैं, कि क्या किस तरह से रीशेप किया जाए? क्या वापस जैसे हम जो अमाउंट थी कुरान और नाजरा की इन करिकुलम बिफोर, क्या वापस उसी मॉडल पे आ जाए? क्या क्रिटिक है? हाँ, उनका कहना जो है वो ये है कि हम जैसे लोगों का कहना जो है वो ये है कि आप ये वालिदैन की भी ख्वाहिश है कि कुरान शरीफ पढ़ाया जाए स्कूलों में, और कुरान शरीफ के पढ़ाने के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से वो चीज़ मौजूद है जिसमें कहते हैं कि ये पढ़ाया जाए बच्चों को। तो उसको पूरा करने के लिए जो हमारा आखिरी करिकुलम था 2006 का, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि नाजरा पढ़ाया जाएगा और प्राइमरी क्लासेस के अंदर इतना पढ़ाया जाएगा, और बाकी वो था कि पूरा कुरान शरीफ को पढ़ाते पढ़ाते 10वीं तक पहुंचते थे वो, ठीक है ना। और तर्जुमे वगैरह की बात नहीं थी, सिर्फ नाजरा की बात थी। उसके अलावा इन्होंने अब अहादीस बहुत बढ़ा दी हैं। उसके अलावा उन्होंने ये जो किस्से वगैरह हैं, मशाहिर इस्लाम वगैरह किस्म की चीज़ें वो बहुत बढ़ा दी हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें बढ़ी हैं उसकी वजह से इनका वेटेज बहुत बढ़ गया है। तो अब जैसे अभी रिसेंटली जो प्लानिंग कमीशन में मीटिंग हुई थी, उसमें मेरा सबसे बड़ा एतराज़ जो था वो ये भी था कि अब आप ये सब चीज़ें आपकी ख्वाहिश है करें, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, क्योंकि अगर आप कंपलसरी कोर्सेज है जैसे उर्दू है, अंग्रेज़ी है, उसमें रिलीजियस लेसन्स रखते हैं, तो आप गोया जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जो कंपलसरी को पढ़ना ज़रूरी है, उनके राइट को वायलेट करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मना है। उसमें आर्टिकल 22(1) जो है बहुत ख़ास तौर पे कहता है कि किसी बच्चे को उसके अपने मजहब के अलावा किसी और मजहब की तालीम नहीं देनी चाहिए। तो ये वायलेशन जो है वो अब उनकी नज़रों में जो लोग इसको पुश कर रहे हैं, उनकी नज़रों में ये वायलेशन सेकेंडरी हो जाती है, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त है बात। और मजे की बात ये कि जब मैं पिछली मरतबा प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में गया था, तो उसमें ये बात मैंने बहुत जोर देकर कही, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के लोग थे वो अभी भी
कन्विंस्ड नजर नहीं आ रहे थे, या वो समझते थे कि ये कोई बहुत माइनर चीज है जिसको कि हम सर्कमवेंट कर सकते हैं? एक अपनी मैं क्लासरूम में पढ़ाती थी जब सोशल स्टडीज, आज से कोई 10 साल पहले। तो जब मेरे पास स्टूडेंट्स होते थे तो मेरे पास हिंदू स्टूडेंट्स भी क्लास में होते थे और मुस्लिम स्टूडेंट्स भी क्लास में होते थे। और हमारे पाकिस्तान स्टडीज की ग्रेड 9 की किताब में साफ साफ लिखा है, हिंदूज लाइक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दिया है सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थियरी का पूरा कॉन्टेक्स्ट लेट डाउन करने के बाद देयर इज अ सिंगल सेंटेंस दैट सेज Hindus and Muslims cannot ever be friends, and they are sitting on the same bench together. As a teacher, like क्या मेरा रोल होना चाहिए उस वक्त जब आपका कंटेंट हेट सेंट्रिक है? आई मीन क्या टीचर्स को एजुकेशन इस तरह की दी जाती है कि वो इस हेट सेंट्रिक एजुकेशन कंटेंट को ऑल्टरनेट व्यूज के साथ सप्लीमेंट कर सकें? या इस तरह के, मतलब अगर हम क्लास 9 में जब स्टूडेंट का जो ब्रेन है दैट इज स्टिल डेवलपिंग और हम इस तरह की हेट सेंट्रिक इंजंक्शंस करेंगे, तो इज इट गुड, इज इट बैड? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? इसमें एक चीज मैं एंटर कर सकता हूँ कि वो जिस तरह जब एवोल्यूशन पढ़ाते हैं ना बायोलॉजी में, तो वो कहते हैं बेटा ये पढ़ लो लेकिन ये सच नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे कहना चाहिए बेटा ये पढ़ लो लेकिन ये सच नहीं है। राइट राइट। मगर हसन, देखो ये प्रॉब्लम जो है तो यूएस में भी है ना। वहां पे भी जहाँ पे क्रिएशनिस्ट हैं वो अपनी जगह पे कहते हैं कि करिकुलम के अंदर ऐसी चीज रखो, ऐसी चीज रखो। तो वो तो एक मसला हमारा काफी, ये ग्लोबल मसला है। ये हमारे राइट पास तो ये जो जीनात बता रही हैं, ये बात जो है वो इत्तेफाक है। और ये अच्छी खबर जो है वो ये है कि मोस्ट रिसेंट करिकुलम के अंदर और उनकी किताबों के अंदर अब ये हेट सेंटेंसेस नहीं है। और वो आके बड़े फख्र से बताते हैं कि हमारे पास अब ये हेट सेंटेंसेस नहीं है। ठीक बात है, क्योंकि उन्होंने वो जो पहले थे बिल्कुल साफ साफ थे। और मैंने अपनी जो बहुत पहले की 20 साल पहले की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर उनको बड़े तफसील से उनको डिटेल में बताया था कि कौन कौन से हेट स्टेटमेंट्स हैं। तो वो जो थे वो चलते रहे, बहुत अरसे तक चलते रहे। लेकिन अब जो लेटेस्ट है उसके अंदर ये हेट सेंटेंसेस नहीं है। मेरे ख्याल में उसकी वजूहात, उसकी वजह जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि इनको अकल आ गई है, बल्कि बाहर वालों के अंदर ये बहुत अब बात मालूम हुई कि ये करते हैं। तो बाहर वालों ने कहा है कि आप इसको ख़त्म करें। और ये अब हमारी डिपेंडेंस बाहर वालों पे बहुत हो गई है। हमारी अपनी इकोनॉमी वगैरह जो है वो ऐसी हो गई है कि अब हमें बाहर वालों पे बहुत डिपेंड करना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो जिस तरह उनमें ये बात एफएटीएफ भी है। जिस तरह एफएटीएफ का आप समझ सकते हैं, इस तरह की चीजें। एग्जैक्ट एग्जैक्ट जिसमें कहा जाता था कि जिहाद में आपको पहले तो ये सब ये हिस्सा लेना है, अगर ये ना कर सके तो इस तरह हिस्सा लेना है, ये ना कर सके तो इस तरह हिस्सा लेना है, वगैरह वगैरह। वो तो एक बाकायदा एक ऐसा लेसन था जो जिहादी तंजीमों के पैम्फलेट्स के अंदर लिखा होता था, वो टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता था। तो ये वहां से हटते हटते खत्म होते होते हम यहाँ तक पहुंचे कि वहां पे अब शायद जिहाद का लफ्ज भी अब इस्तेमाल नहीं होता किसी, कम से कम अब तक जो चीजें आई हैं उनके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन ये डिस्कशन जो है वो सारी खराब हो जाती है जब हम इस्लामियात के ऊपर जाते हैं। क्योंकि जब शुरू में ये हुआ था तो इस्लामियात में मुझे मुझे एक बात याद है 2004 की, जब ये जिहाद का मौजू जो था बहुत फ्रेश था उस जमाने में। तो एक सूरत थी जो शामिल थी इस्लामियात के कोर्स के अंदर। तो उन्होंने एतराज़ किया कि ये बहुत ज़्यादा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिहाद का जिक्र है, तो उन्होंने उसको चेंज करके कोई और लगा दिया। तो उसके ऊपर भी बहुत दूसरे लोग चिल्ला उठे कि इसके अंदर भी बहुत है। तो वो जो वजीर तालीम थी उस जमाने में, वो खातून जो थी, उन्होंने बहुत कहा कि नहीं, ये बात नहीं है कि हम जिहाद के खिलाफ हैं, मैं तो खुद उतनी जिहाद की फेवर में हूँ जितना कोई और है, लेकिन हम क्या करें, हमें तो ये करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ये चीजें अब खत्म हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज है जिसका हमें इतराफ करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के हम ये मेजर्स देखते हैं कि जी पंजाब हुकूमत ने कह दिया कि पीएचडी तक कुरान की तालीम लाजमी है, और फिर शादी के लिए आपको उनसे ये आयतुल कुर्सी सुने या दुआए कुनूत सुने। तो ये चीजें टोटली खत्म तो नहीं हुई हैं, चल तो रही हैं। नहीं, ये खत्म नहीं हुई है, बल्कि रिसेंटली जो ये मजहबी चीजें साथ साथ आई हैं,
वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब आपको पता है कि अमंग दी माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड जो हैं वो अहमदी हैं, जमात अहमदिया के लोग। और उनमें ख़ास तौर पे उन्होंने ये जो अब एक कहा है कि लेटेस्ट जो यहाँ पे, लेटेस्ट क्या मतलब 2 साल हो गए उसको भी, कहा कि जी हम जो दुरूद व सलाम भेजते हैं रसूलुल्लाह के ऊपर, उसको और उसके अंदर खास तौर पे खातमुन नबीयीन भी ऐड होना चाहिए, ताकि और उसके बगैर ये मुकम्मल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक है भाई कि अब जो जो अंग्रेजी और उर्दू में करने की बात की इन्होंने, जो किताबें अंग्रेजी जबान की लिखी थी प्राइमरी स्कूल के अंदर, तो उसमें अंग्रेजी के अंदर सबक है हमारी रिलीजियस सेक्रेड पर्सनैलिटीज के बारे में। तो सारे के सारे जितने दुरूद सलाम लिखे हुए हर एक के आगे, रसूलुल्लाह के आगे और उनके, तो वो जो है वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अला सहाबिहि वसल्लम वगैरह, बड़ा लंबा चौड़ा है वो अरबी में लिखा हुआ है अंग्रेजी की किताब में ब्रैकेट के अंदर हर एक के आगे। और जितने नॉन मुस्लिम्स हैं सबको वो पढ़ना पड़ता है। तो बहुत समझाया कि अरे भाई, उनमें से कोई किसी वक्त ना पढ़ सके, गलती कर बैठे, तो बाकी के जो इतने अतराफ में लोग हैं वो तो उसको मार डालेंगे कि तुमने गलत कैसे पढ़ाई है। इस वास्ते ना पढ़ाओ, मगर इनके 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 इनको इनको परवाह नहीं है, इनको इस चीज की परवाह नहीं है। वो एक बड़ा मसला है। और उसमें मैंने बताया था कि एक सबक के अंदर, सिर्फ एक लेसन के अंदर 73 मरतबा ये दुरूद सलाम आ रहे थे अरबी में लिखे हुए हर नाम के आगे। सिचुएशन जैसा आपने बयान की है, ये तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिशियंस के, मतलब वो अगर कुछ उनके जहन में कोई अगर अच्छा ख्याल आए तभी कुछ अच्छा होगा, वरना उम्मीद नहीं लगती कोई। तो फिर क्या किया जाए? एक 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 शायरी को, एक उस्ताद को, एक तालिब इल्म को क्या क्या करना चाहिए फिर? देखो, उस्ताद जो है वो तो बेबस हैं, क्योंकि जो उनको ऊपर से दिया जाएगा करिकुलम उसके मुताबिक पढ़ाना है, क्योंकि किताबें जो है उसके मुताबिक होंगी, इम्तिहान उसके मुताबिक होंगे, उनको तो वो तो भाग नहीं सकते। वो एहतजाज ही कर सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, मगर उनको डर इस बात पे लगा रहता है कि बहुत ही मिलिटेंट लॉबी है ऐसे लोगों की कि जो मजहब को तालीम में हर जगह शामिल करना चाहते हैं। और उनको ये डर लगा रहता है कि अगर हमने कुछ बहुत ज़्यादा सख्ती से कुछ कहा तो हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। इस वास्ते वो दबे दबे लफ्ज़ों में चंद कुछ लिमिटेड गैदरिंग्स के अंदर ये बातें कर सकते हैं, खुलेआम नहीं कर सकते ये बातें। बाकी और लोग, हम जैसे लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, करते रहेंगे। आ, हमें जैसे जैसे कि पहले मैं जीनार की बातों के बाद कह रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो गई हैं। हमारा ये ख्याल है कि मुसलसल एहतजाज करने से कुछ अगर तब्दीली हुई है तो एहतजाज करते रहने से शायद ये भी ठीक हो जाए। शायद हम किसी को ये समझाने के काबिल हो जाए। मगर इस दौरान अगर कई नस्लें उन खराब करिकुलम से पढ़ के निकलेंगी तो अब तक जो कुछ सूरत हाल हो रही है वही सूरत हाल जो है वो या और ख़राब हो जाएगी, ये चलती रहेगी। तो ये फियर एक है, और इसको ठीक होते होते शायद बहुत देर लगी। जो बात हम लोगों ने 2003 में की थी पहली मर्तबा, इतनी पहली मर्तबा तो खैर नहीं कहना चाहिए क्योंकि उससे पहले भी कह चुके थे। 2003 में जो बात शुरू की थी हमने, जब रिपोर्ट लिखी थी, वो वो उसके 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 ऊपर तब्दीली आते आते बहुत देर लगी, बहुत देर लगी। और मजे की बात यह कि आ भी गई, इन प्रिंट भी आ गई, उसके बावजूद उसको किसी न किसी तरीके से लोगों ने मानने से इनकार किया और उसके खिलाफ बातें की। तो ये एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है। तालीम जो हमारे पास है, एजुकेशन जो है, वो एक आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड है, और उसके अंदर चीज़ें फौरन ठीक नहीं होंगी। सर, आप थोड़ा सा ये स्कूल एजुकेशन से यूनिवर्सिटी एजुकेशन को टच करते हैं, तो अभी जो सबसे बड़ा इशू जो न्यूज़ में था और डॉक्टर परवेज खुद भाई लिख रहे थे, एहतजाज भी कर रहे थे, वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन का था। तो उस पर कुछ रूलिंग आई है, और तो उसके बारे में बताएं, वो रूलिंग क्या आई है और अब क्या किया जा सकता है? क्या वो रूलिंग को चैलेंज किया जा सकता है? क्या अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी खतरे में हैं?
तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बाकी यूनिवर्सिटीज का तो मसला नहीं है यहाँ पे। यहाँ मसला जो है वो सारा इस जगह का था, और उसके ऊपर मेरे ख्याल में द मैटर इज डेफिनेटली डिसाइडेड इन वन वे अगेंस्ट आवर विशेस। उसके ऊपर जो उन्होंने फैसला दिया उसके ऊपर काम शुरू हो गया। इस वक्त तो कोई रेजिस्टेंस आ सकती थी, वो यूनिवर्सिटी के अंदर से होती तो बहुत अच्छा होता। इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर से वो रेजिस्टेंस आई थी, कुछ थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन फिर वो गलत तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया, कोर्ट में चले गए और कोर्ट में उन्होंने उसको सही तरह परस्यू नहीं किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ फैसला आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये हो रहा है, ठीक हो रहा है, आपको जमीन और दे दी, अब क्या प्रॉब्लम है, आपका कुछ मसला नहीं है, वो खत्म हो गया। तो अब यह है कि वो जो रूट है, जो सड़क है, वो जमीन की सड़क कैंपस के बीच में से गुजर रही है, थोड़े से हिस्से के, आखिरी आखिरी हिस्से के कुछ हिस्से से गुजर रही है। और जितनी जगह वो ले रही है, जितना एरिया वो ले रही है, उतना ही एरिया या उससे थोड़ा सा ज्यादा वो यूनिवर्सिटी को दे भी रही है। तो यूनिवर्सिटी की जो खराबी थी वो ये थी कि यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग बॉडी है, इसे यहाँ पे सिंडिकेट कहते हैं, वो इत्तेफाक कर गई थी पहले, और वाइस चांसलर भी कर गया था। और हमारे यहाँ कई वो टीचर्स जो कि सिंडिकेट में बैठते हैं वो भी मुत्तफिक हो गए थे। तो इस वजह से उसकी मुखालिफत करने में सबसे बड़ा आर्गूमेंट जो है वो ये है कि जो वो लोग अगर इत्तेफाक कर गए तो आपके क्या इख्तलाफ है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अब तो लॉस्ट कॉज है, ये अब बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। ठीक। सर, ये जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो एचईसी में भी बहुत हलचल मच रही थी, और लेकिन अब वो एचईसी वाली साइड थोड़ी सी खामोश हो गई है। मेरा ख्याल है अब कोई नए चेयरमैन भी हैं, और कुछ एचईसी के वही पुराने प्रोग्राम शायद चल भी रहे हैं। तो उस पे क्या अपडेट है, और क्या वो जो 2 साल वाली रूलिंग थी वो रिवर्स हुई है चेयरमैन की जो टेन्योर की थी? नहीं, वो तो लॉ बन गया, वो तो रिवर्स नहीं हुई। और वो जो अब नए आए हैं ये असल में पुराने हैं, पहले भी ये रह चुके हैं यहाँ पे 4 साल। वो अब 2 साल के वास्ते आए हैं, उनको मालूम है 2 साल के बाद जाना है। तो ये चीज़ जो है चलती रहेगी। अब इस वक्त जो सूरत है वो ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन के जो अमेंडमेंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, वो उसको उसको अपोज करने वाले नाकाम हो गए। तो मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें पार्ट था वो ये था कि हायर एजुकेशन कमीशन, जो कि एक किस्म का इंडिपेंडेंट अथॉरिटी थी हायर एजुकेशन के बारे में, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मातहत बना दिया है। तो उसकी वजह से द चेयरमैन ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन इज नाउ सबऑर्डिनेट टू द सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो इसकी वजह से इसके अंदर वो दखल अंदाजी कर सकते हैं जब चाहें, फेडरल जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके। तो ये अगर ये रिवर्स नहीं हुई बात अभी, तो इसकी वजह से नुकसान जो अब पहुंचेगा वो पहुंचेगा जब ऐसे क्रूशल मौके आएंगे जहाँ पे सेंटर की इंटरफेरेंस जो है वो मिसयूज की जाएगी। वरना ठीक है, चीज़ें चलती रहेंगी। इस वक्त तो मसला जो सारा है वो ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन के जो ग्रांट्स थी, जो एलोकेशंस थी, वो कुछ कम हो गई हैं। और ये इस वजह से कि गुड के माली हालात बहुत ख़राब हैं। तो इन हालात में हर जगह ही कहीं ना कहीं ये सब कुल्हाड़ी पड़नी थी। तो वो कुल्हाड़ी जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन पे भी पड़ेगी। और अब देखते हैं क्या होता है। इस वक्त तो सवाल जो है वो ये हो रहा है कि आपको इन्होंने पहले ही हायर एजुकेशन के अंदर जो बहुत रैपिडली, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंशन कर दी थी, बहुत ज़्यादा फैला दिया था इसको, कि 25 यूनिवर्सिटियों से बढ़ा के 250 यूनिवर्सिटियाँ कर दी थी, 10 टाइम्स मोर। तो उसकी वजह से हायर एजुकेशन के ऊपर काफ़ी बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। और वो सारा का सारा ऐसा है कि वो उनमें बना तो दिया आपने, लेकिन आपने मेरिट का और क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा। तो उसका एक असर नज़र आता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जो
असर पड़ेगा एक और, वो पड़ेगा उसके ऊपर जो यहाँ हायर एजुकेशन कमीशन बाहर के मुल्कों में स्कॉलरशिप्स दिया करता था स्टूडेंट्स को, कि आप दाखिला ले लें, हम आपकी पूरी फीस देंगे, पूरे पैसे देंगे, रहने सहने के देंगे, वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल यह है कि उसमें कमी आएगी और थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल होगा, लेकिन क्या वो कंट्रोल जुडिशियसली होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, ये तो बाद में मालूम होगा। मगर उसके अलावा जो एक रैपिड एक्सपेंशन में जो क्वालिटी को आप कंप्रोमाइज करते हैं, वो तो रिवर्स नहीं हो सकती। उसका तो हर जगह नजर आता है कि अब आप के पास अगर आपने हर छोटी छोटी जगह के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बना दी है, या हर डिग्री कॉलेज को आपने, हर डिग्री कॉलेज को तो नहीं, लेकिन बेशतर डिग्री कॉलेजेस को आपने यूनिवर्सिटीज बना दिया है, और वहाँ पे फैकल्टी का ख्याल नहीं रखा आपने। आपके पास अगर यूनिवर्सिटी है तो मालूम हुआ कि वहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर किसी के एक के पास भी पीएचडी नहीं है, या एक के पास पीएचडी है, बाकी सारे के सारे सिर्फ लोकली प्रोड्यूस्ड मास्टर डिग्री होल्डर हैं। तो उसका असर जो है वो तो नजर आना शुरू हो जाएगा क्वालिटी के ऊपर, जो लोग निकल के आएंगे। जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो तो ये होगा कि ये जो लोग वहां से ग्रेजुएशन करके आएंगे, बीएस एमएस करके आएंगे वहां से, वो अपना समझेंगे कि हमारा हक है अच्छी जॉब्स के ऊपर, और वो ये क्लेम करेंगे और उनको मिलेंगी, और आप उनको रोक भी नहीं पाएंगे। और वो एक दफ़ा आ गए, एक दफ़ा सर्विस में आ जाएं, तो उसके बाद फिर जो लैडर है अंदर प्रमोशंस का, उस लैडर से के ऊपर वो चढ़ जाएंगे, तो फिर उनको कोई रोक नहीं पाएगा। और फिर इस किस्म की जो लो क्वालिटी लीडरशिप मिलेगी आपको बाद में, वो और भी नुकसान पहुंचाएगी। तो दिस इज द फियर सबसे बड़ा। और मेरा ख्याल यह है कि हायर एजुकेशन के अंदर, हायर एजुकेशन कमीशन में अगर, वैसे मेरा ख्याल यह है कि तारिक मनूरी बहुत ही सेंसिबल आदमी, लेकिन वहां पे रहते हुए ही he faced tremendous restrictions, tremendous problems in trying to push his own sense of quality. तो वहाँ अगर रहना होता तारिक मनूरी को, तो मेरा ख्याल यह है कि उस जैसे आदमी को वहाँ पे 7-8 साल रहना चाहिए, ताकि वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत क्वालिटी को कंट्रोल कर सके। अगर 2-1 साल रहने के बाद तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ एक क्लर्क के तौर पे काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। सर अब थोड़ा सा क्लासरूम से हम बाहर निकले थे, थोड़ा पॉलिसी साइड पे डिस्कशन किया, मैं वापस क्लासरूम पे डिस्कशन को चैनलाइज करना चाहती हूँ। आई एम थिंकिंग के जब ये सोशल साइंसेस के असाइनमेंट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो हम एजुकेशन है, सोशल साइंसेस है, ह्यूमैनिटीज है, असाइनमेंट्स बड़े रिटन टाइप के होते हैं, एक प्रॉम्प्ट होता है और आपको असाइनमेंट लिखने होता है। और हमें पता है कि घोस्ट राइटर्स इज अ थिंग वेयर लाइक आई कैन एज अ स्टूडेंट आई कैन give it to somebody would write it for me, I'll pay that person money, and मुझे असाइनमेंट रेडी मिलता है, जो असाइनमेंट मैं सबमिट कराती हूँ और मुझे मार्क्स मिल जाते हैं। तो जबकि सोशल साइंसेस और लिबरल आर्ट्स की एजुकेशन इतनी कोर है कि ये सारे आई मीन क्रिटिकल थिंकिंग की जो कैपेसिटी है ऑन हाउ टू डील विद सोशल मैटर्स, दैट कम्स फ्रॉम लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। एंड ये घोस्ट राइटिंग का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी it's not only in Pakistan, it's global. तो बहुत सारे ग्लोबल एकेडमिक्स के अंदर भी यही कंसर्न है कि पता नहीं अब स्टूडेंट ने असाइनमेंट लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन हमें मार्क करना है उसको। और 4 असाइनमेंट्स, लोग कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट ले लिया जाए कि एक असाइनमेंट पे सारा दारोमदार ना हो और 100% वेटेज एक असाइनमेंट को ना दिया जाए, 4 असाइनमेंट्स को दिया जाए, तो वो लाइक वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए 20-20-20-25 करके, जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए वेटेज को, ताकि आप देख सके स्टूडेंट की प्रोग्रेस और आप उसके ऊपर क्रिटिक कर सके। लेकिन उसमें भी वो 4 के 4 असाइनमेंट किसी घोस्ट राइटर ने लिख सकता है। तो अब ये किस तरह से हम इसको एज अ सोशल साइंस या एजुकेशन या ह्यूमैनिटीज फैकल्टी इसको किस तरह से देखें और किस तरह से इसको
ऑनेस्ट सबमिशंस कह सकते हैं कि अगर किस तरह से ऑनेस्ट सबमिशंस को प्रमोट करें और किस तरह से थिंकिंग पे काम किया जाए रादर देन के ये तो पेपर पुशिंग एक्सरसाइज है ना, मतलब किसी और ने लिखा है, मैंने चेक किया है, मैंने मार्क्स से दिए, मुझे नहीं पता स्टूडेंट की थिंकिंग क्या डेवलप हुई। हाँ, ये बड़ा टेढ़ा सवाल है मेरा ख्याल में। दिस इज अगेन एज यू सेड, ये प्रॉब्लम भी ग्लोबल है, और मेरा ख्याल में ये इसके इसके सॉल्यूशंस भी ऐसे हैं कि जिसको हर जगह सोचना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि हायर लेवल के ऊपर, हायर एजुकेशन के लेवल के ऊपर, जहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन कैन ओनली इज द ओनली थिंग विच कैन स्टेम इट दिस टाइम। अगर आपके पास ओरल एग्जामिनेशन का एक ट्रेंड हो जिसके अंदर आप किसी को खड़ा करके और फिर उसके सवाल करके वो पता करना शुरू करें कि उसको आता है कि नहीं आता, और उसके ख्यालात के अंदर कहाँ का कनेक्शंस की प्रॉब्लम है और कहाँ का लॉजिक की प्रॉब्लम है, तो वो एक तरीका है जिसमें आप अच्छी तरह उनको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। दूसरे इसके अलावा मेरा अब तक तो ये तरीका है कि आप किसी से गोस्ट राइटिंग जो है वो तो एक अलग चीज़ है। जो पहले प्लेजरिज्म था कि कहीं और से उठाया, कट एंड पेस्ट किया और लगा दिया, उसके आपको सॉफ्टवेयर मिल गए हैं, आप उनके जरिए से देख लेते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, आप कुछ रोक देते हैं, कहीं रोक पाते हैं, कहीं नहीं रोक पाते। ये सब चीज़ें हैं, मगर अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि टीचर्स खुद कितने सीरियसली इस प्रॉब्लम को रोकना चाहते हैं। टीचर्स जो हैं वो अगर समझते हैं कि नहीं ठीक है, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस चीज़ को चेक करूं, तो जो कुछ मेरी समझ में आता है मैं उसको देख कर और मैं ग्रेडिंग वगैरह कर दूं, तो वो यही कर देगा। तो यही वजह है कि अगर आप हम तो ये समझते हैं कि जो ओरल एग्जामिनेशन जो हैं उसका प्रोपोर्शन बढ़ा देना चाहिए, और उसका उसका ड्यूरेशन भी अच्छा रखना चाहिए, ताकि कोई ऐसा नहीं कि 15 मिनट का ओरल एग्जामिनेशन हो, अच्छा खासा 2-1 घंटे का ओरल एग्जामिनेशन हो, जहाँ आप उसके एक एक चीज़ के ऊपर टच कर सकें और अच्छी तरह एग्जामिन कर सकें कि किसी ने खुद किया है कि नहीं किया और वगैरह। लेकिन ये चूंकि एक बड़ा प्रॉब्लम है, लिहाजा मेरे ख्याल में इसके सॉल्यूशंस भी अब और लोगों की तरफ से आने चाहिए जो इसके जो आजकल इससे जो जिसको फेस कर रहे हैं। हम जब पढ़ाते थे, मैं जो तो पढ़ाते, अब आप देखें ना, आप मुझे 17 साल 18 साल हो गए रिटायर हुए, तो उससे पहले ये हम ओरल एग्जामिनेशन को बहुत तवज्जो देते थे कि हम उसको वही वही हम करें, खड़ा करके सामने पूछ लें तो मालूम हो जाता है कि ये इसका किया हुआ काम है कि नहीं है। अब सूरत हाल शायद बहुत मुख्तलिफ हो, मुझे पता नहीं कि ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसको इसकी अवेयरनेस का फैलाना भी बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हो रही हैं कि जो अंडरमाइन कर रही हैं क्वालिटी को, ये फैलाना भी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं वो फैलती भी है कि नहीं फैलती है। तो वैसे तो ये जैसे बताया कि ये मेनास जो है ये तो ग्लोबल है, मगर हमारे मुल्क में हम जैसे लोगों की एक बड़ी ख़ास आदत है कि जब कोई लॉ बनता है तो सबसे पहले ख्याल हमारे जहन में यह आता है कि इसको हम कैसे बीट कर सकते हैं, कैसे इसको हम तोड़ सकते हैं, और उसके बाद हम उसको तोड़ के बहुत खुशी महसूस करते हैं कि देखा हमने तोड़ दिया है। तो चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, अगर ये हमारी नफ्सियात के अंदर बीज के तौर पे बैठी हुई है दरमियान में, तो फिर हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, कुछ करने की कोशिश करते रहेंगे, कहाँ तक। राइट सर, ये जो ओरल एग्जाम की आपने बात की ना, ये अभी आप तो ह्यूमैनिटीज की बात कर रहे थे और आपने ये भी कहा कि जब आप पढ़ाते थे तब आप भी ओरल एग्जाम लेते थे, जो कि इसका मतलब है कि आप फिजिक्स में लेते थे। तो मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर जो लोग देख रहे हैं और उनको डाउट्स हैं इसके बारे में कि फिजिक्स मैथ्स में ओरल एग्जाम्स हो सकते हैं क्या। आई मीन, जब मैं आईसीटीपी में था तो हमारा एक कोर्स था पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर, और वहाँ पे उस कोर्स का जो एग्जाम मेरे से लिया गया था ना, वो भी ओरल एग्जाम था। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये पूरी दुनिया में भी होता है। आईसीडीपी में भी फॉर एग्जांपल मेरे साथ हुआ था। जिना यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हसन, ये बता दूं मैं बात कि इटली के अंदर इम्तिहान हायर लेवल के ऊपर सारे ओरल हुआ करते थे अब से चंद साल पहले तक, और रिटन एग्जाम्स, मतलब मिसाल के तौर पे तुम्हें मालूम है ना कि
वहाँ पे पीएचडी की डिग्री नहीं होती थी। आईसीडीपी में अभी भी नहीं है। आईसीटीपी में तो खैर डिप्लोमा है, डिप्लोमा के आगे नहीं करवाते, नहीं पीएचडी हम्म करवानी शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन इटली के बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने ये सोचकर, उनका होता यह था कि उनके पास एक एमएस के बराबर डिग्री होती थी जिसका नाम लॉरिया होता है, और वो कहते थे कि जो कर ले उसको यूनिवर्सिटी की, उसमें से जो अच्छे होंगे उनको यूनिवर्सिटी की जॉब मिल जाएगी, फिर वो अपने किसी सीनियर के साथ एसोसिएट होकर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, और करते करते वो बढ़ जाएंगे। मतलब ये कि एनरिको फर्मी ने भी लॉरिया के सिवा कुछ नहीं किया था। ऐसे ही बहुत से और नाम ले लीजिए आप, जितने बहुत बड़े बड़े। फ्रीमन डाइसन की पीएचडी नहीं थी। हाँ, फील्ड डाइसन जो था वो बरतानवी था, लेकिन उसकी भी पीएचडी नहीं थी। हाँ, लेकिन इटली में तो बाई मतलब होती ही नहीं थी वो। और फिर उन्होंने राइट आहिस्ता 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 शुरू की उन्होंने, और यही सोच के एक शुरू की कि हमारे इटालियन स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं तो वो compete नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पीएचडी नहीं होती। तो उन्होंने अब कई यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पीएचडी शुरू की है। तो लेकिन उसके अलावा जो मैं बात जहाँ से शुरू हुई थी वो ये थी कि हम तो त्रियस्ते में देखते थे, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ त्रियस्ते के स्टूडेंट्स होते थे कि आम बीएससी के इम्तिहान जो होते थे उनके पास, बीएस के इम्तिहान या एमएस के इम्तिहान जो रेगुलर पेपर्स होते थे, उसकी जगह पे उनको टीचर्स बुला के और आधा आधा घंटा हर एक स्टूडेंट पे लगाता था, एक एक चीज पूछता था उनसे, और पूछने के बाद वो उनको ग्रेड करता था। और ग्रेड करने के लिए उसके पास कोई ऐसा पेपर नहीं था जिसपे दिखा सके कि मैंने सही जवाब पे नंबर ज्यादा दिए, कम गलत जवाब पे नहीं दिए हैं। उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, हाँ सिर्फ जी उसकी बिल्कुल। उसकी उसकी मर्जी थी कि वो किसी को ज्यादा दे, किसी को कम दे। और वो एक एक बड़ा ऑनर का सिस्टम था। मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा सिस्टम उनके पास चलता था, जो शायद अब उनके पास जो खत्म हो रहा है। हमारे पास तो हरगिज भी नहीं है। हमारे पास तो जहाँ पे अगर हमने किसी को सही बुनियाद के ऊपर भी नंबर कम दिए हैं तो वो खड़ा हो जाता है कि जी आपने मेरे खिलाफ तासुब बरता है, और राइट प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इसी लाइन ऑफ थॉट का क्वेश्चन है कि अगर सोशल साइंस की फैकल्टी या ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स की फैकल्टी के पास स्टूडेंट्स, और इवन बिजनेस स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, लाइक 100 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में अगर बैठे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू लाइक ओरल एग्जाम्स। एंड मे बी ऑल्टरनेट्स ये हो सकते हैं, यू कैन लाइक वाउच ऑन दैट और क्रिटिक ऑन दैट, बट ये भी हो सकता है कि हम कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें और साथ में स्टूडेंट की प्रोग्रेस मल्टीपल इंस्टेंसेस पे देखी जाए, और उसके एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएं, या फिर स्टूडेंट को कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी जो कंपनी के, अगर बिजनेस स्टूडेंट है तो कंपनी के साथ रिलेट किया जाए, एंड देन उसकी इंटर्नशिप प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर की जाए। लेकिन ये सब उस वक्त हो सकता है कि जब टीचर्स को ऑल्टरनेट वेज ऑफ असेसमेंट पता हो, क्योंकि ओरल एग्जाम पे एक क्रिटिक ये भी हो सकती है कि रियल लाइफ में आपके ओरल एग्जाम्स कब होते हैं, until unless like PhD का वाइवा है, या so real life assessment is more about कि आपको काम कितना आता है, आप कोडिंग कितनी कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं, या पेपर आप रिसर्च पेपर किस तरह से लिख सकते हैं कि आपको फॉर्मेटिंग आती है, कि आपको अंडरस्टैंडिंग है एक इशू की, और किस तरह से आप उसको मल्टीपल ऑथर्स को रिलेट करते हुए आप अपना रिसर्च पेपर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कॉन्वर्जेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ से थोड़ा से करीब तर अगर असेसमेंट हो इन एडिशन टू ओरल असेसमेंट, सो दैट वुड रियली कैप्चर और टैप ऑन के एजुकेशनल वैल्यू प्रोवाइड हुई है कि नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहे? हाँ, अच्छा, इस पे मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। एक तो मेरी इंजीनियरिंग यूईटी में थी, तो यूईटी में इंजीनियरिंग आपको पता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ बिल्ड करें। तो हमारे आखिरी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में एचईसी ने कुछ करिकुलम, या पीईसी ने गालबन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल गालबन, तो उन्होंने फिर ये कहा कि अब हम नया एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आपको दी जाएगी। कोई भी कोर्स होगा लैब वाला, तो उसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जाएगी जिसका कोई कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा, और वो आपने फिर सिमुलेशन के जरिए या हार्डवेयर के जरिए सॉल्व करनी होगी। उसकी फिर रिपोर्ट भी होगी, वाइवा भी होगा। तो इंजीनियरिंग में तो हमने ये काफ़ी ज़्यादा देखा है कि वाइवास पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस था। दूसरा ये है कि ऑक्सफोर्ड में शायद आप जानते हो कि ट्यूटोरियल सिस्टम है जिसमें कोई 2 या 3 स्टूडेंट्स होते हैं और एक ट्यूटर होता है, जो कि आमतौर पे प्रोफेसर भी हो सकता है, कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हो सकता है।
और ये साइंसेस के लिए भी होते हैं, सोशल साइंस के लिए भी, और हर सब्जेक्ट का ट्यूटोरियल होता है। उसमें होता ये है कि सोशल साइंस के लिए ऐसे बेस्ड होता है, कोई आपको टॉपिक दिया जाता है, एक रीडिंग लिस्ट दी जाती है, आप वो ऐसे लिख के लाते हैं, और फिर ट्यूटोरियल के दौरान, ट्यूटोरियल से पहले जो आपका ट्यूटर है वो ऐसे पढ़ के आता है आपका, और ट्यूटोरियल के दौरान वो ऐसे आप मिल के पढ़ते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं, और उसमें आपको सजेशंस भी मिलते हैं। तो सोशल साइंस का ऐसे होता है। साइंसेस का ये है कि आपका प्रॉब्लम सेट होता है, वो प्रॉब्लम सेट आपको मार्क करके भी मिलता है, और फिर क्लासरूम में वही प्रॉब्लम्स आप दोबारा डिस्कस करते हैं बोर्ड पे रियल टाइम में, और उसमें आपको ग्रेडिंग भी मिलती है। लेकिन जो यहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम है वो एनुअल है। जो आपका जो एंड पे जो फाइनल ग्रेड होगा वो सिर्फ जो एनुअल रिटन एग्जाम है उसका होगा। तो ट्यूटोरियल के दौरान, मैं यहाँ टीचिंग भी करता हूँ ऑक्सफोर्ड में, तो मुझे कभी किसी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि आपने मेरा ग्रेड ये कम क्यों किया है। वो ट्यूटोरियल में सिर्फ वो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसके बियॉन्ड भी। तो ये मुझे लेकिन ये बड़ा एक्सपेंसिव सिस्टम है, क्योंकि हर ट्यूटर को यूनिवर्सिटी पे करती है। तो यहाँ ऑक्सफोर्ड भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है कि किस तरह इसको मेंटेन रखे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्सपैंड भी कर रही है, स्टूडेंट एनरोलमेंट ज़्यादा हो रही है, और फीस को भी कंट्रोल में रखना है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिस्टम है यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, वो जो जिनार ने कहा है ना कि सिर्फ ओरल एग्जाम नहीं और भी चीज़ें होनी चाहिए। मैं सब फील्ड्स की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी फील्ड है थियोरेटिकल फिजिक्स, आई थिंक उसमें अगर मुझे कोई सबसे अच्छा तरीका लगता है स्टूडेंट्स को असेस करने का ना, जो मुझे भी करने का मजा आता है, वो है टेक होम एग्जाम। आई मीन टेक होम एग्जाम जो है वो ऐसा इतना सिंपल भी नहीं है कि आप उसके सोल्यूशन जो है वो आराम से फाइंड कर सको, और वो इतने, यानी कि उसमें टाइम लगता है करने में। उसमें काफ़ी आप कह सकते हैं स्टूडेंट को आप असेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे आईसीडीपी में मैंने टेक होम एग्जाम एक दिया था स्टैंडर्ड मॉडल कोर्स के ऊपर, उसमें बहुत मजा आया था। और यहाँ पे भी आई थिंक एक स्ट्रिंग थ्योरी का कोर्स था जिसमें टेक होम एग्जाम था। तो आई थिंक उसमें काफ़ी आप अच्छी असेस कर सकते हो स्टूडेंट को, बिकॉज उसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको रटवाया है आप सिर्फ वो क्या कर दो पेपर के ऊपर। आई मीन आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सर आप क्या लेकिन कहते हैं? सॉरी, एक और कमेंट तुम्हारे क्वेश्चन पे, तुम्हारे कमेंट पे, कि हाउ डू यू मेक श्योर कि वो टेक होम एग्जाम किसी और नहीं, लाइक हाउ डू यू मेक श्योर दैट दिस इज ऑथेंटिक स्टूडेंट सबमिशन? राइट। यह है तो सही है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है ये। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, वो थोड़ी फिजिक्स से रिलेटेड होगी। वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक दोस्त है, वो मुझे हमें बता रहा था कि उसका एक टेक होम एग्जाम था, जो कि उसने ना क्वांटम फील्ड थ्योरी का थर्ड कोर्स था, उसके ऊपर टेक होम एग्जाम था। तो उसने टेक होम एग्जाम इस तरह किया था कि क्या कहते हैं, उसने ना एक अपनी जो इंस्ट्रक्टर था उसने अपनी एक नई क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स बनाई थी उनके साथ, स्केलर्स के साथ, फर्मियंस के साथ नहीं बनाई थी उसने। अब ये डिफरेंस था। अब ये इतनी अजीब प्रॉब्लम है कि ये बहुत मुश्किल है कि ये किसी ने पहले से किया हो एटलीस्ट, तो एटलीस्ट आप सोल्यूशन चेक नहीं कर सकते। लेकिन मुझे जिनार कह रही है कि किसी ने किया नहीं है वो एग्जाम, वो बड़ा मुश्किल है चेक करना, ये आएगी। सर आप क्या कहते हैं इस सब नहीं, पे? बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल यह है कि हमारे यहाँ जो टीचर्स ने निकाला था एक तरीका, वो ये था कि अगर उनका क्लासरूम टेस्ट हो रहा है तो ओपन बुक टेस्ट है। इसका मतलब अपने नोट्स बुक्स वगैरह सब अपने पास रखें, लेकिन सवाल मैं तुमको ऐसा बना के दूंगा कि तुमको अगर अच्छी तरह सब्जेक्ट नहीं आता, तुमको तमाम चीज़ें पता नहीं है, तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। तो वो हमारे कम से कम हम देखते थे कि हमारे यहाँ जो कुछ टीचर जो ये सब काम करते थे, वो दे वर वेरी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्टी दैट दे पोस्ट टू स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स के अंदर दे वर वेरी वेल रिस्पेक्टेड। तो ये तो है, मगर इसमें अब ये है कि जो हमारे पास ऑनेस्ट टीचर्स हैं, जो कि अपने सही तरीके से आप पढ़ाना चाहते हैं, उनके बहुत से ग्रेड्स हैं टीचर्स के अंदर, जिसके अंदर कुछ जो है वो किताब के प्रॉब्लम्स देते हैं, कुछ किताब जो है नई प्रॉब्लम्स बनाते हैं। नए प्रॉब्लम्स बनाना अपनी जगह पे बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। और आप ढूंढ ढांड के किसी अननोन किताब में से कोई प्रॉब्लम निकाल के तो आप दे सकते हैं कि अच्छा भाई ये दिखाओ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया, तुम भी सॉल्व करके दिखाओ, ये आप कर सकते हैं। लेकिन एक बिल्कुल ही नया प्रॉब्लम बनाना, इसके वास्ते काफ़ी काफ़ी मुश्किल आती है। लेकिन मेरे ख्याल में और ये कि पाकिस्तान की बेशतर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको ऐसे टीचर्स शायद पता नहीं मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, अगर मिले भी तो
कि जो प्रॉब्लम्स खुद बना सके, खुद बना के कहें कि अच्छा ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो तुम्हें अभी ये प्रॉब्लम कहीं और नहीं मिलेगा, तो सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा और यहाँ बैठ के करना पड़ेगा। मुझे मुझे एक चीज याद आ रही है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमारे ना हम जब मैं जब अंडरग्रेड कर रहा था ना, तो हमारा मैथमेटिकल मेथड्स का कोर्स था। तो उसमें ना ये टेंसर एनालिसिस के ऊपर एक एग्जाम था। उसमें सिर्फ किया ये था हमारे टीचर ने कि उसने मैट्रिक टेंसर को ना जिम यूनियो की बजाय एम यूनियो लिख दिया था, और आधी क्लास वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाई थी। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी एक चीज होती है, हमारा जस्ट राइट। हमारे यूईटी में तो कुछ एग्जाम ऐसे थे जिसके ऊपर पुरानी डेट लिखी होती थी, यानी कुछ साल पहले का एग्जाम एग्जैक्ट फोटोकॉपी पे आया हुआ है। So तो ये वैसे वैसे ये जो टीचर्स का मसला है, ये तो बड़ा गहरा मसला है। मतलब इसके अंदर तो आप जब बगैर बगैर अच्छी क्वालिटी के लोगों के आप वो बहुत फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छी क्वालिटी के टीचर्स मिलते हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं। बाकी जो हैं वो अपने ठीक है कर लेते हैं, बाद में जाके आगे जब पढ़ने जाते हैं तो शायद दोबारा दे पिक अप समथिंग, दे जस्ट अगेन स्टार्ट टू डू वेल, और किसी अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं। लेकिन जो अच्छे अच्छे टीचर्स के पढ़े हुए हैं वो दे आर वेरी फॉर्चुनेट, उनको अच्छी अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो मेरे पास जवाब नहीं है कि अब क्या करें ऐसे सूरत हाल में। एक जो है ये यही था कि आप ओरल एग्जामिनेशन इज ए वेरी गुड थिंग। अब उसमें भी यही है कि अगर टीचर जो बेकार है तो उसको कहे कि आप ओरल एग्जामिनेशन लो, तो वो बहुत ट्रिवियल किस्म के सवाल पूछ के और जवाबों को ओके करते चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात फिर भी उनके लिए ही है कि जो जो अच्छे टीचर्स हैं, जो जानते हैं कि एसेंस ऑफ लर्निंग चेक करने का तरीका क्या है, उसके बगैर नहीं। अच्छा, ये जीनार के क्वेश्चन पे मेरा कमेंट ये है कि अब ये बड़ा आइडियलिस्टिक सा कमेंट है कि मेरा ख्याल है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको इसकी फिक्र ना करनी पड़े कि चीटिंग पकड़नी है। हाँ, जहाँ पे आपको शक हो रहा है या जो बहुत एक्सट्रीम किस्म का केस है वहाँ पे आप इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन एक जिस तरह यूएस में ऑनर कोड होता है, मुझे नहीं पता वो कितना फॉलो होता है, लेकिन अगर आपका स्टूडेंट जो है वो बाय नेचर ही वो चाहता ही नहीं है मेहनत करना, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीटिंग करेगा, फिर मेरा ख्याल है कि यू हैव ऑलरेडी हाफ फेल्ड, राइट। आपका जो सिस्टम है वो ऑलरेडी आधे से ज़्यादा कोलैप्स हुआ हुआ है कि आपको इस बात की फिक्र करनी पड़ती है कि चीटिंग हो रही है। आपको लर्निंग से ज़्यादा शायद वो चीटिंग डिटेक्ट करने का उस पर मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, स्पेशली हायर एजुकेशन में। चलें, स्कूलों में बच्चे छोटे, स्टूडेंट छोटे हैं और उनको थोड़ी बहुत आपको ध्यान करना पड़ता है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में जाके, मास्टर्स में जाके भी अगर आपको इस बात की फिक्र है तो फिर बहुत यानी अफसोस की बात है ये। इस पे मुझे वो याद आ रहा है सर कि वो आपका एक ना लम्स में कोर्स है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, और वो सारा रिकॉर्डेड है। और आई थिंक उसमें एक दफा ये हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो चीटिंग कर रहे थे असाइनमेंट्स के अंदर। तो आपने आई थिंक 8 मिनट लगाए थे ये बताने के लिए कि हाउ यू व्हाई यू शुडंट चीट। मुझे से वो सारी वीडियो याद आ रही है, वो मैंने निकाल के लगाया था कि व्हाई यू अच्छा, शुडंट चीट। हाँ अच्छा। जी, जी जी। तो आपको मैंने आपको कभी देखे नहीं आपको वो। याद नहीं है सर? हम्म। आपको वो याद नहीं है, वो वीडियो या वो जो आपने स्पीच दी नहीं, थी? मुझे मालूम है कि वीडियोस हैं, मेरे टीचिंग असिस्टेंट्स ने बताया कि वीडियोस हैं, मैंने कभी देखे नहीं जाके। अच्छा, सॉरी चले अबाउट आपको 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 दैट। लिंक भेजेंगे वो चीटिंग वाली वीडियो का ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हाँ, ये है। मैं देखूंगा ऐसे, मुझे भेजना जरा, मैं देखूंगा कि वो क्या। अच्छा, मुझे अब मैं थोड़ा सा वो हो गया कि मैं देखूं कि मैंने किस तरीके से नोट्स दिए, वो लेक्चर्स दिए, वो मैं देखूंगा जाके जरा तफसील से। श्योर। अच्छा, वो हमजा के सवाल पे आपको क्या कहना है, वो चीटिंग वाले सवाल पे, कि हाँ, चीटिंग के ऊपर ज्यादा जोर है, चीटिंग रोकने के ऊपर सर? हाँ, ये बात तो है कि चीटिंग रोकने पे जोर इस वास्ते पड़ जाता है कि जैसे मैंने बताया कि हर एक ये समझता है कि लॉ को बीट करना जो है वो आपके लिए एक चैलेंज है और आपको करना है किसी न किसी तरह का, तो वो करते हैं। हम लोग बड़े परेशान रहते हैं कि अच्छा खासा एतमाद करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये करते रहते हैं, और हमें आखिर में जाके मुश्किल हो जाती है बताना कि कौन किसने ऑनेस्टली किया और किसने चीटिंग की। बहुत कई दफ़ा स्टूडेंट्स ने आके बताया कि जी हमने तो ऑनेस्टली किया था, फलां फलाने ने ये चीटिंग की जिसकी वजह से उसके नंबर जो है अच्छे आ गए। तो वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ की बात हो जाती है फिर।
कि हम जुडिशियस नहीं हुए। लेकिन यह है कि चीटिंग को रोकने के वास्ते अब जैसे मैं समझता हूँ कि अगर आपके इम्तिहान जो हैं वो ऐसे हैं कि जिसके अंदर लोग अगर तो स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके एक दूसरे के जवाब लिख दें, तो उस चीटिंग को तो आप अगर वहाँ फिजिकल प्रेजेंस के अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते, आपको रोकना होगा। लेकिन अगर अपने साथ वो जिसको यहाँ के ज़माने में बूटियाँ कहते हैं वो लेके आ जाएं अपने पीसेस ऑफ पेपर, उसके ऊपर जवाब लिखे हुए हों सारे के सारे, उनमें से चुन चुन के वो लिख दें, तो वो तो इस बात का इजहार है कि आपने अपने सवाल ऐसे बनाए हैं कि जिनके जवाब वो एक्सपेक्टेड करते हैं, पहले से एक्सपेक्ट करते हैं और जवाब कहीं से लिख के ले आए। तो टीचर्स को तो चाहिए ये कि सवाल ऐसे ना बनाए, मुख्तलिफ सवाल बनाए। बल्कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं अभी इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। मैं ये जो हमारे पास जो सरकारी बोर्ड्स के इम्तिहान हैं उनका सबसे बड़ा मसला उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी है और उनका ऐसा पैटर्न है कि जिसके अंदर मेमोरी रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये चला आ रहा है दहाइयों से, और इसको ख़त्म करने की जब भी कोशिश होती है टीचर स्टूडेंट्स जो हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जी ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ कोर्स है वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी अब ये सलाहियत खो बैठे हैं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर भी, कि अगर उनकी छोटी सी किताब है जिसके अंदर कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसके लिए उस सब्जेक्ट मैटर का एक सवाल खुद बना सके, ऐसा जो कि किताब में ना दिया हुआ। ऐसा सवाल बनाए कि जो एसेंस छोटी सी जो चीज़ है जो लोगों को सोचने पे मजबूर करे वो करवाएं आप। मैं यहाँ पे स्कूलों में जाके देखता हूँ और टीचर से मैं कहता हूँ जब कि वो आप ये ना करें बल्कि ये करें, तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर मैं जो 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 इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एजुकेशन की डिग्री देती हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन, उनसे मैं पूछता हूँ, बल्कि उनके करिकुलम देखता हूँ मैं, तो मुझे मालूम होता है कि उन लोगों को एक्चुअली ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती कि सवाल बनाना कैसे है। इसी वजह से अब आपके पास जो अगर क्वालिटी कहीं अच्छी होती है तो वह ऐसे इम्तिहानों की होती है जो कोई मुल्क से बाहर बनते हैं। वो यहाँ वहाँ से यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो उनके पास ऐसे सवाल होते हैं कि जो रटने के लिए नहीं होते हैं। रटने वाले फिर भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। और देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो तो सिवाय उसके और कुछ कर भी नहीं सकते। अभी किताबें मैंने यहाँ की जो इन्होंने किताबें लिखी हैं, किताबें मैंने देखी हैं, तो किताबों के अंदर हर चैप्टर के आखिर में जो सवाल होते हैं उन सवालों को देखा तो मालूम हुआ कि हर सवाल ऐसा है कि आप वापस लेसन में जाएं और आपको एक पैराग्राफ या एक छोटे चंद लाइनें मिल जाएंगी जो इसका जवाब होगा, आप लाके वो जवाब लिख दें। तो ये काफी अरसे से मैं इसके ऊपर लिखता रहा हूँ कि भाई ये खत्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। तो अब हमारे जो फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, सिवाय फेडरल बोर्ड के हमारे पास कई बोर्ड्स हैं, 18-20 बोर्ड्स हैं या 26 बोर्ड्स हैं। उनमें से फेडरल बोर्ड है उसने ये शुरू किया कि अच्छा हम अब इम्तिहान में ऐसे सवाल नहीं देंगे जिसमें मेमोरी रिकॉल हो, बल्कि हम थोड़े से हम जो इसे कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, कि स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम क्या रहा उसके ऊपर सवाल देना करेंगे। तो हर करिकुलम में हर टॉपिक के बाद SLO दिए होते हैं कि कौन कौन से SLO होते हैं। तो मालूम ये हुआ कि हमारे पास जो किताब लिखने वाले हैं अब वो अपनी एक तरकीब इस्तेमाल करने वाले हैं कि SLO नंबर 1 के लिए पैराग्राफ नंबर 1, SLO नंबर 2 के लिए पैराग्राफ नंबर 2, SLO नंबर 3 के लिए पैराग्राफ नंबर 3। गोया आपको SLO में से सवाल आएंगे, आपको पैराग्राफ रखने हैं सारे के सारे, और आपको तो ये एक लिहाज से गोया कि हमारी अब तबीयत के अंदर रच बस गया है कि आपको याद करना है ज़बानी और उसको आपको जाकर रिप्रोड्यूस करना है। और अगर कभी कोई ऐसा मुख्तलिफ सवाल दे दे तो शोर मच जाएगा कि जी आउट ऑफ कोर्स है।
मैं मैं गया था एक दफा, मैं एक दफा बता रहा था, सॉरी, एक छोटी सी बात। श्योर 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 मैं एक दफा लाहौर में एक मीटिंग थी जिसमें बोर्ड ऑफ एजुकेशन के लोग भी थे जो इम्तिहान के सवाल बनाते हैं, करिकुलम बोर्ड वाले भी थे और कई लोग थे, अच्छे खासी बड़े ऑफिशियल्स भी थे। तो उसमें इम्तिहान बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने बताया कि जी जब हम इम्तिहान का सवाल बनाते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बताएं कि ये इम्तिहान जो है किताब के कौन से पेज के कौन से पैराग्राफ का सवाल है। तो हम तो बड़े परेशान हुए, हमने कहा अरे भाई ये कैसे, ये क्यों, ये आखिर क्यों? तो कहने की इस वजह से कि अगर हम ये ना बताएं तो स्टूडेंट शो मचा देते हैं कि ये आउट ऑफ कोर्स सवाल है। तो कुछ ग्रेडर्स बैठे हुए थे, ग्रेडर्स ने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और अगर हम उस पैराग्राफ के मुताबिक जवाब को नहीं पाए और नंबर ना दें, नंबर दे दें, तो हमारा जवाब जो है गलत हो जाता है। तुम्हें तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैराग्राफ को फॉलो करना है जैसा कि इम्तिहान बनाने वाले ने लिखा है। ये बड़ी खराब किस्म की आदतें हैं जो हमारे यहाँ बहुत डीपली चली गई हैं, सीप कर गई हैं, और हम उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और उससे बाहर निकालना एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर निकाल पाए तो। I was just thinking, हमजा ने जो बात की कि ट्रस्ट का लेवल होना चाहिए बिटवीन स्टूडेंट एंड फैकल्टी, के स्टूडेंट फैकल्टी ट्रस्ट करें रादर देन ये थिंकिंग के पुलिसिंग की जगह ट्रस्ट होना चाहिए। और ये सादा आजकल लिटरेचर इस पर बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में ट्रस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। मतलब इट कैन नॉट कम विदाउट हैविंग सिस्टम्स इन प्लेस, राइट? अगर टीचर के पास वो स्किल ही नहीं है कि वो क्वेश्चन बना सकता है तो वो पढ़ा क्या रहे? और अगर टीचर स्टूडेंट के पास वो स्किल ही नहीं है कि वो अपनी तरफ से एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकता है और उसको वही आंसर लिखना है जो कि रेपिटेशन है, तो लर्निंग क्या हुई? आई मीन ट्रस्ट उस वक्त बिल्टअप होगा, आई थिंक पूरा सिस्टम अगर उस वक्त ट्रस्ट पे बेस कर सकता है जब वाकई मैं बताऊं टीचिंग लर्निंग जो है वो ढंग से हो रही है। आई डोंट हैव बेटर वर्ड्स फॉर इट, बट अगर तो ये ट्रस्ट आई थिंक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि आजकल वेस्टर्न एकेडमिया में काफी स्टूडेंट टीचर ट्रस्ट के ऊपर बात हो रही है। आई डोंट नो इस ट्रस्ट को कैसे बहाल किया जा सकता है, और इसके लिए सिस्टमिक रिक्वायरमेंट्स चेंजिंग, सिस्टमेटिक चेंजेस जो चाहिए, जो होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो कैसे उनको इन प्लेस लाया जा सकता है, इस पे मैं सोच रही हूँ। हाँ सही बात है, सही बात है। ये बहुत ही टेढ़ा सवाल है क्योंकि सिस्टम जो है वो हर जगह आपको बीट करने पे चला हुआ है। अपनी जगह किसी ऐसी जगह पे वो है कि जिसमें बहुत से लोग, एक मेजॉरिटी जो है अपना फायदा समझती है उस चीज में जो कि आजकल चल रही है, जो कि सिचुएशन आजकल चल रही है उसी में अपना फायदा समझती है। इस वजह से अगर उससे हटके कोई चीज करें तो वो उसको अपना नुकसान समझती है। और उसके नजदीक ये जो आप थोड़ी सी मोरालिटी की बात करें तो वो तो मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे तो अपने अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना है हर सूरत में किसी न किसी तरह। ये इसको इसको बीट करना बहुत मुश्किल काम है। मेरा ख्याल ये है कि लॉ बनाने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो मुंतजिम हैं, जो ये काम करते हैं, उनके लेवल पे जाके अगर आप ये काम कर सकें तो ही अच्छा काम कर सकेंगे, वरना नहीं। ये जो हमारे पास तरीका है आजकल कि हम एक किताब में से सवाल देते हैं और किताब के सवाल ही से जवाब मिलता है, जब तक हमारे स्कूलों में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ तक में अगर ये चीज़ चलती रहेगी तो वहाँ पे भी अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब आप, हम अपने, जब हम पढ़ाते थे, मैं जब यूनिवर्सिटी में था और हमारे कुछ कोलीग्स थे, उनके पिछले सालों के पेपर्स देखें तो ऐसा लगता है कि उनके पास एक बैंक था जो तकरीबन 20 सवालों पर मुश्तमिल था। उनकी वो इटरेशन करते रहते थे वो हर हर दफ़ा, और वो इटरेशन जो थी वो और स्टूडेंट्स बहुत खुश थे उनसे, क्योंकि वो बहुत आराम से वो उनको पास कर लिया करते थे, उनको ग्रेड बड़े अच्छे अच्छे आ जाया करते थे। तो ये तो मसला, और परवेज भाई से घबराते थे, ये तो बात है। और ऐसे परवेज भाई जैसे लोगों से जो और भी थे कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स,
जो सवाल मुश्किल पेश करते थे उससे घबराते थे। अच्छा सर, मैंने एक बात सुनी थी, आई डोंट नो ये बात, ओके मैंने बात सुनी थी, आई डोंट नो कि ये बात सही है या नहीं, होता है ये र्यूमर हो सिर्फ एक। तो 2018 में मैंने एक बात सुनी थी कि जब डॉक्टर भूत भाई जो थे वो एफसी कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उस वक्त कोई ग्रेजुएट कोर्स कोई ले रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स का। तो मैंने सुना था कि उन्होंने पूरी क्लास को फेल कर दिया था, ऐसा हुआ कुछ क्या या नहीं? एक आध किसी टेस्ट में किया होगा, वो अच्छा। तो एक मामूल है, वो तो होता रहता है, ओके। उसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। राइट। वो लोगों को धचका पहुंचाने का एक जरिया है वो, कि थोड़ा सा ठीक हो जाओ। ओके। सर यूईटी में भी यही हालात थे। ज्यादातर टीचर्स जो हैं वो पुराने, मैंने आपको बताया ना, वो फाइनल एग्जाम आया उस पर डेट भी पुरानी लिखी हुई है, तो पास्ट पेपर्स मिल जाते थे सीनियर से, और सारी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स था जिसमें पूरे कोर्स में टीचर ने वाइट बोर्ड के ऊपर 20 क्वेश्चंस जो थे ना वो सॉल्व किए थे, और एग्जाम उन 20 क्वेश्चंस के अंदर में से ही था, और ये सबको बिल्कुल। पता था। तो सबका डिफरेंशियल इक्वेशन में सबका 100 आउट ऑफ 100। फिर एक सिर्फ एक कोर्स था मेरे अंडरग्रेड में जो कि वाकई चैलेंजिंग था, रिगरस था वो, और मेरा ख्याल है कि सिर्फ वही कोर्स था जिसके नोट्स मैंने बनाए थे और संभाल के रखे थे, कि मतलब कि उसमें वाकई लर्निंग हुई थी। और उस कोर्स में यही मसला था कि उसका एग्जाम प्रेडिक्टेबल नहीं होता था, एंड इट वाज नोटोरियस फॉर दैट। तो उस कोर्स में 100 में से 12.5 थे एवरेज, 10 से नीचे फेल थे, और 25% क्लास फेल थी। और जो हमारे जूनियर्स थे वो 50% लोग जो हैं वो उसमें फेल हो गए। फिर वो समर में रिपीट करते हैं लेकिन इंस्ट्रक्टर चेंज हो जाते हैं तो सबके A+ आ गए। तो ये काफी यूनिवर्सिटीज में है मसला। इसका कंट्रास्ट मुझे याद आ रहा है कि जब नया नया कोविड आया था ना, तो उस वक्त मैं इटली में था, ICDP में। तो उस वक्त हमारे एग्जाम्स होने थे। तो हमारा एक कोर्स था जनरल रिलेटिविटी के ऊपर। तो उसमें क्या कहते हैं, जो इंस्ट्रक्टर था ना, अब सब घर से बैठ के एग्जाम दे रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि ये चीटिंग को कैसे वो रोकेंगे। तो एट द एंड इट टर्न्ड आउट कि जब एग्जाम आया तो हम 10-11 लोग थे, तो सबका एग्जाम अलग था। तो हमने कहा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ओके, गुड। इंटरेस्टिंग। इसके लिए तो टीचर को बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी ना, ये राइट, तो तो उनके बहुत। पास बहुत बड़ा बिल्कुल। बैंक था क्वेश्चंस का, वो कहते हैं मैं हाँ, कुछ भी दे बिल्कुल, सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। अगर ऐसा कर दें तो बात ही और है, उसके बाद तो फिर तो हर एक को अलग अलग देना पड़ेगा। नहीं, मैं याद करता हूँ कि जब ये सिंगल टेक्स्ट बुक वाली लालत नहीं थी हमारे मुल्क में, तो जब मैं BS में था तो उस जमाने में कराची यूनिवर्सिटी में, तो हमारे इम्तिहान कहीं टीचर जो क्लास टीचर था वो नहीं फिक्स बनाया करता था, बल्कि वो कोई और बनाता था। तो एक बड़ा फर्क पड़ता है उससे। तो बाज इम्तिहान जो थे वो बहुत टफ थे, मैं मालूम हुआ कि वो बहुत टफ का, बड़े बड़े सख्त इम्तिहान थे। कुछ क्लास टीचर्स में से हमारे ऐसे भी थे कि जो खुद भी वो सॉल्व नहीं कर सकते थे ऐसे, क्योंकि वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो ये हम सबको मालूम था उस वक्त कि ये सूरत हाल है, और वो चलता रहा सिलसिला कुछ अरसे तक। मेरे ख्याल में बाद में जाके वो भी करेक्ट हो गया। उस वक्त हमारे पास यही था कि जितनी उस वक्त तक की पब्लिश हुई भी बेहतरीन किताबें थी, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री वगैरह की, वो सब लाइब्रेरी में रखी होती थी, और हमें उसी में हमें हमें उनमें से कहा जाता था कि सब में से पढ़ो। हम किसी एक किताब को रेफर नहीं कर रहे, किसी एक किताब को तुम्हारी टेक्स्ट बुक नहीं बना रहे। तो क्लासरूम्स के बाद लाइब्रेरी में बैठ के तमाम किताबों को बैठ के खंगालना पड़ता था, देख पढ़ना पड़ता था। और ख़ास तौर पे जो इंडियन ऑथर्स थे उनकी किताबों को मना किया हुआ था कि वो किताब नहीं पढ़नी आप लोगों ने, क्योंकि वो बहुत डाइजेस्टेड मटेरियल बनाया करती थी। फिर भी हम पढ़ते थे। तो वो ये कि ये चीज़ जो है ये बाद में ख़त्म हो गई, बाद में ख़त्म हो गई, 70s में आके वो ख़त्म हो गई बात। फिर उसके बाद वो सिंगल टेक्स्ट बुक बना ली उन्होंने, और वहीं के बैठे हुए लोगों ने लिख ली किताबें, और ऐसी किताबें लिखी कि जो डाइजेस्टेड मटेरियल, तो वो फिर मज़ा नहीं आया। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, जो मैं अभी कह रहा था ना कि ये जो एग्जाम सबका डिफरेंट था, वो हमें फौरन ही पता लग गया था कि एग्जाम सबका डिफरेंट है, क्योंकि हर एग्जाम के ऊपर हर बंदे का नाम पहले ही लिखा हुआ था। मेरे एग्जाम के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था कि ये इस बंदे का एग्जाम। लेकिन लेकिन उसमें 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 ना एक प्रॉब्लम ही हो सकती है कि लोग कहते हैं कि
अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स बना रहे हो तो आप ये इंश्योर कैसे करोगे कि सब एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल सेम है? ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा सर, दो क्वेश्चन हैं मेरे, फिर हम खत्म करते हैं इसको। एक क्वेश्चन ये है कि सर फॉर एग्जांपल आपको हम श्योर पता होगा कि लाहौर में एक इंस्टीट्यूट है स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस के नाम से, राइट? तो अब मुझे पता नहीं कि वो अब कैसी है, क्योंकि डॉक्टर अमर इकबाल भी चले गए हैं वहां से और भी कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं। लेकिन एक वक्त था कि इट वाज वेरी ब्रिलियंट और वहां पे बहुत अच्छा काम होता था। लेकिन तो मैं क्वेश्चन भी पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम अभी फिजिक्स की बात करें, और भी चीज़ों की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर एज एन एग्जांपल फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स और मैथ्स की एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज पूरी पूरी ना भी बने, ऐसे इंस्टीट्यूट्स अगर बन जाएं जो कि थोड़े से सेंटर्स ऑफ ब्रिलियंस हो, तो इससे कुछ फर्क पड़ सकता है? या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये काम यूनिवर्सिटीज में ही होना चाहिए? क्योंकि वो जो स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस था वो भी जीसी से एफिलिएटेड था। हाँ, मगर वो स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज जो था वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट चीजें पढ़ाया करता था, और अंडर ग्रेजुएट टीचिंग तो वहाँ पे थी ही नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। तो अंडर ग्रेजुएट टीचिंग जो है वो बड़ी ब्रॉड होनी चाहिए, वो तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, जैसे इस लेवल पे होती है, उसमें भी मेरा ख्याल है कि जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद था। तो वो था ही इसी पॉइंट, इसी इसी किस्म का, इसी पैटर्न पे कि लोग एमएससी करके आएंगे, हम उनको लेंगे और उसके बाद उनको हम पढ़ाएंगे हायर हायर टॉपिक्स, और उसके बाद फिर उनको हम पीएचडी कराएंगे। तो उसमें शुरू शुरू के ज़माने में, बिल्कुल 60s, लेट 60s अर्ली 70s वगैरह में उसका 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 पैटर्न वो चलता रहा। बाद में फिर वो काफ़ी बिगड़ा। उसकी बहुत सी वजूहत है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। लेकिन उसमें ये हुआ कि ये जो पैटर्न था, मेरे ख्याल में कि अब्दुल सलाम सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंसेज जो है वो इसी पैटर्न पे था। और मज़े की बात यह है कि क्योंकि ये अब्दुल सलाम के नाम पे था, तो गवर्नमेंट ने जब ये किया, तो जिन साहब ने ये काम करवाया था, ये बनवाया था, उन साहब ने ये इंश्योर कर लिया था कि इसकी फंडिंग आती रहेगी और फंडिंग ख़त्म नहीं होगी। उसकी वजह से ये लोग बाहर से काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन को ले आया करते थे, और ख़ास तौर पे ईस्ट यूरोप से ये काफ़ी लोगों को ले आया करते थे। और ईस्ट यूरोप का आपको पता है कि तमाम सोवियत यूनियन और ईस्ट यूरोप वगैरह के अंदर मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत जोर था, मैथमेटिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे। तो वो यहाँ पे आते थे और उसकी वजह से एक बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे। ऑब्वियसली वहाँ के ब्राइटेस्ट नहीं थे वो लोग, उनकी कम से कम ग्राउंडिंग अच्छी थी उनकी मैथमेटिक्स के अंदर, मगर फिर वो भी शिकार हो गया हमारी तमाम साजिशों का। तो आमिर बहुत अच्छा मैथमेटिशियन, आमिर को वहाँ से उन्होंने छुट्टी करवा दी, इस वास्ते कि आमिर ने उसके अंदर निकाली खराबियाँ के बहुत सी, क्या क्या खराबियाँ थी उसके अंदर, किस किस तरीके से वहाँ पे गलत काम हुए। गलत काम से मुराद ये कि मॉनेटरी करप्शन वगैरह किस्म की चीज़ें। तो आमिर की छुट्टी होगी। और वैसे भी मेरा ख्याल ये है कि देयर वाज बोथ पुश एज वेल एज पुल। तो आमिर को वैसे भी ये ख्याल था कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा, बाहर अगर हो तो अच्छा होगा, चला गया वो इस वक्त अमेरिका में कहीं है, मगर फिर भी फिजिक्स नहीं कर रहा शायद वो अब क्या एआई जो कर रहे हैं। एआई कर रहा होगा, है ना, एआई कर हम्म। रहा होगा, हाँ। और मार्केट एनालिसिस वगैरह किस्म की चीज़ें जो हैं वो उस किस्म की चीज़ें में अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, ब्रिलियंट। लेकिन और भी हैं अच्छे लोग अभी वहाँ पे, कुछ हैं लेकिन सब नहीं है। और कुछ लोग जो वहाँ पे हैं वो मेरे ख्याल में सिवाय पेपर प्रोड्यूसर्स के और कुछ नहीं है। हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ अरसे पहले बहुत ही ख़राब टेंडेंसीज पैदा हुई, जिसमें ऑनलाइन जर्नल्स के ऊपर छापना, बेतहाशा छापना, किसी साहब के 500 पेपर हैं, किसी के 1000 पेपर हैं, किसी के एक साल के अंदर 370 पेपर हैं, वगैरह वगैरह। तो वो जो एक टेंडेंसी चली, उसने बिल्कुल सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया उसके तमाम चीज़ के ऊपर। और मेरा राइट। ख्याल यह है कि ये चीज़ जो है वो, एक तो बात ये हो गई कि अब्दुल सलाम सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंसेस जो है वो
और जब तक कोई अच्छा आदमी आके उसको नहीं संभालेगा वो खराब ही रहेगा, क्योंकि पता नहीं अच्छा आदमी सही। कौन होगा जो जाके संभालेगा, पता नहीं। राइट। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन था लेकिन मैं आई थिंक उसको बाईपास कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे याद आया है। तो ऑलमोस्ट 9-10 महीने हो गए हैं ये इस्लामाबाद में जो ब्लैक होल बना हुआ है, तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं कि अभी तक ये कैसा जा रहा है और आगे का क्या लगता है आपको, किस तरह चलेगा ये? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उसके खिलाफ कोई बात करूंगा? अगर अगर मुझे पता हो तो मैं नहीं। आपको इनवाइट ही ना करता। नहीं, देखो इसकी जो खूबी है वो हर एक को देखने के लिए ऑब्वियस है। उसके तमाम प्रोग्राम्स जो है वो रिकॉर्ड होते हैं, और वो जो पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, और रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं। जाके लोग देख सकते हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे डिस्कशन हुई, क्या हुआ। मेरा ख्याल में जो जो हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, जो डिस्कशन के प्रोग्राम्स हुए हैं, उनके अंदर वेरिएशंस तो हैं। कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, कोई थोड़ी सी लो क्वालिटी के थे, कुछ खराब थे, वगैरह वगैरह। हमारी अपनी भी ओपिनियंस ऐसी हैं। लेकिन यह है कि जो 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 ब्रेड्थ है इश्यूज की, वो बड़ी वाइड है, बहुत वाइड इश्यूज है। अभी मैं आप शाम को मैं देख रहा था, एक नौजवान है जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कहीं काम करता है, उसने एक फिल्म बनाई है मंटो की के एक अफसाने के ऊपर। वो उन्होंने फिल्म तो नहीं दिखाई, इसके ऊपर डिस्कशन दिखाई। तो मैं वो सुन रहा था, और मेरा ये ख्याल था कि कहाँ ये चीज़ें हैं और कहाँ वो चीज़ें हैं जो साइंस और मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं। एक हमारे मैथमेटिशियन है बहुत अच्छा, सरमद अब्बासी, उसने एक लेक्चर दिया था, परसों परसों दिया था उसने, के इंडिया ने कौन सा सिस्टम, बाइनरी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया। और वो बाइनरी सिस्टम के उसने बहुत ही डिसेंट, बहुत ही एंगेजिंग किस्म का लेक्चर था वो, बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी उसने। वो भी रिकॉर्डेड है, रखा हुआ है, वो भी देख लें। तो ये सब रखे हुए हैं सामने, देख लें आप खुद फैसला कर लें कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। लेकिन इसके अलावा ये है कि उसकी जो खूबी है वो ये, एक तो ये कि इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, कल्चर भी है उसके अंदर, इसमें ड्रामे भी होते हैं, उसके अंदर मुशायरे भी होते हैं, उसके अंदर बच्चों के प्रोग्राम भी होते हैं वगैरह। उसके अलावा दिन भर एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर टेबल्स पड़ी हुई हैं, एयर कंडीशन कमरा है। पता नहीं कहाँ से दर्जन दो दर्जन स्टूडेंट्स आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अच्छा, वो हार्ड साइंसेस नहीं कर रहे थे, सारे के सारे लोग सीएससी तैयारियां कर रहे होते हैं, सीएसएस की तैयारियां कर रहे होते अब ये बिल्कुल वो नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, हैं। बिकॉज लाहौर की हाँ, लाइब्रेरियों में भी यही हो रहा है। लाहौर की यही हो रहा है लाइब्रेरियन में भी यही ना। हो हाँ, रहा है। यस। हाँ। तो ये लोग, ये जो बैठे हुए हैं, चलो ठीक है यार, कुछ जगह तो मिली उनको काम करने के वास्ते, अच्छी बात है। आ, इसका चेहरा जो है, एक तो परवेज भाई के सर पे है, परवेज भाई के नाम पे। दूसरा जो है वो उन पाकिस्तानी अमेरिकन के ऊपर है जिन्होंने इसका खर्चा सारा बर्दाश्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि ये वो चीज है कि जो ऐसा शख्स नहीं कर सकता जो नफा नुकसान देखता हो पैसों में। ये वो कर सकता है जो देखे कि माशरे को क्या फायदा पहुंच रहा है और क्या नहीं पहुंच रहा। तो ऐसी चीज इस्लामाबाद में एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब है, बहुत अच्छी बात है। इस किस्म की चीजें जो और जगहों पे हैं वो इतनी वैल्यूबल चीजें नहीं करती जैसे कि ये करता है। और मेरा ख्याल ये है कि इसको देखते हुए और जगहों पे जो लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनको ये ख्याल होगा कि उनको भी थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉडन करना पड़ेगा, और ज्यादा इश्यूज के ऊपर बात करनी पड़ेगी, और ज्यादा फ्रीडम के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर ये हो तो बहुत अच्छा है। फिर मेरा ख्याल है कि दिस इज ए सोफा, दिस इज ए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। लेकिन जो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमारी परेशान कर रहा है, वो ये है कि हम किराए के बिल्डिंग्स में हैं, और जो मालिकान हैं वो बड़े बड़े काइयां हैं, बड़े बड़े काइयां हैं। और उनका उनका उन्होंने हमें एक बहुत धचका पहुंचाया है पिछले महीने। और 6 महीने के बाद एक बंदा आ गया कि जी ये बिल्डिंग मैंने खरीद ली है, अब किराया इतना होगा। उसके बाद उससे निगोशिएशंस हो रही थी, अभी अभी आगे चली थी,
कि एक और बंदा आगे जी मैंने बिल्डिंग अब खरीद ली है, मैं हूँ, आपसे किराया इतना हो गया। ये जो ये जो ये जो माफिया है, लैंड माफिया या प्रॉपर्टी माफिया, ये निचोड़, ये बहुत बहुत जहरीला माफिया है। तो इसका हमारा सबसे पहली दफा ये वास्ता पड़ा और हम खासे परेशान हैं इसके ऊपर। फिलहाल तो अभी हमारे पास चंद महीने हैं जिसके अंदर हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आगे पता नहीं, अगर चीजें ना चली तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। ओके सर, तो बहुत मजा आया आपसे बात करने का। आई होप कि आगे भी हम आपको इनवाइट करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात श्योर करने श्योर, एनी टाइम के एनी लिए। टाइम। ओके ओके, मैम, थैंक यू वेरी मच।